नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एक्सआईएस। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को थोड़ा-सा देख लेते हैं। मैंने मल्टीपल यूपीएससी मेंस दिए हैं, उसके साथ ही साथ मैंने मल्टीपल यूपीपीसीएस मेंस भी दिए हैं, इंक्लूडिंग 2025 वाला। उसके साथ ही साथ मैंने 2024 का यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें मैंने 1 मार्क के मार्जिन से अपना फाइनल सिलेक्शन मिस किया था। उसके अलावा मैंने झारखंड पीसीएस, आईबीएससीआईओ, ईपीएफओ, यूपीएससी, सीडीएस ये सारे एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं, इंक्लूडिंग अदर वन डे एग्जाम्स। यहाँ तक कि मैंने आईबीएससीआईओ का इंटरव्यू भी दिया था 2025 का। अब मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? इन चीज़ों को बताने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आने वाले 20 मिनट में जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँ, उन बातों को आप तभी सुनोगे जब आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आपको मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता होगा। तो अब जब ये क्रेडिबिलिटी वाला पार्ट हो गया है, तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या? तो देखिए, सिंपल सी बात ये है, यूपीएससी, ईपीएफओ ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं एपीएफसी की, ठीक है? तो अब हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहली चीज़ें ये देखते हैं कि वैकेंसीज आई कितनी है। तो वैकेंसीज 80 वैकेंसीज आई हैं, 80 सीट्स आई हैं, जिसमें बच्चे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या आता है? इन 80 सीट्स पे अराउंड कम से कम 1 लाख के ऊपर तो बच्चे अप्लाई करेंगे ही, आराम से। ठीक है? अब इन 1 लाख बच्चे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें 90% जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो कौन से होंगे? वो होंगे यूपीएससी के, वो होंगे स्टेट पीसीएस के, उसके अलावा बाकी दूसरे पार्ट्स के होंगे, ठीक है? जो भी अलग-अलग जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ के होंगे। क्यों? अधिकतर लोग यही सोच के चलते हैं कि मुझे पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बेसिक चीज़ें तो आती ही है, तो मैं ये पेपर आराम से निकाल लूँगा। वो एपीएफसी के एग्ज़ाम को दूसरे यूपीएससी के जर्नलिस्ट एग्ज़ाम के तौर पे देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो एग्ज़ाम है, ये जीएस एग्ज़ामिनेशन नहीं है। ठीक है? इसका जो आप सोच के जा रहे हो कि मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये पेपर निकाल लूँगा। सच में आप जब पेपर देखोगे ना, तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। ठीक है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यूज़। ठीक है? मैं एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना नए टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आए। ठीक है? तो अब ये अनदर जीएस एग्ज़ामिनेशन तो है नहीं। अब मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ? तो चलिए पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन-सा सब्जेक्ट पॉइंट एंड कौन-सा सिलेबस पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जनरल इंग्लिश के अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो ये पता चलता है कि अराउंड 2017 से लेके 2025 तक ये 20 क्वेश्चन के आसपास से अटका रहता है, ठीक है? एक बार 2023 में थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, बट अराउंड 20 क्वेश्चन, ठीक है? आप समझ गए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज़, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ये किसको लेके है? लेबर कमिश्नर्स एंड ऑल को लेके डील करता है, ठीक है? ईपीएफओ वाला पार्ट। तो ये जो लेबर लॉज़ एंड सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ये देखिए आप अराउंड 20 क्वेश्चन था 2017 में और 2025 में 16 क्वेश्चंस के आसपास था, ठीक है? और इन दोनों सालों में थोड़ा-सा कम लोअर साइड पे था, 11 से 14 के बीच में। उसके अलावा क्वांट आपका 15 क्वेश्चन है। फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री वाला जो जीएस वाला पार्ट है, जो सोच के बाकी सब कुछ जा रहा है, वो 9 क्वेश्चन के आसपास, 9, 10, 15 इसी के आसपास अटका हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकेले 15 क्वेश्चन थे 2025 में। 2017 में यही क्वेश्चंस अराउंड 13 थे। तो अगर हम लोग एवरेज भी लेते हैं, फिर 10 से आपका 13 क्वेश्चन का रेंज बनता है, ठीक है? अकाउंटिंग के बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशन 5 से 10 के बीच में अटका हुआ है, 2017 में तो आया भी नहीं था, ठीक है? उसके अलावा जनरल साइंस है ये 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसी रेंज में, मतलब अराउंड आप मान के चल सकते हो 7 से 9 क्वेश्चन। ये आपके जीएस वाले, जनरल साइंस वाले पार्ट आ जाएँगे। करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इसका बैंडविड्थ अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास रहेगा ही, ठीक है? पॉलिटी 9 क्वेश्चन है एंड इकोनॉमी 9 क्वेश्चन था, वहीं पे 2023 में तो इकोनॉमी आई भी नहीं थी, ठीक है? ये था टोटल 120, जिसमें जीएस वाले जो स्टूडेंट्स यानी कि यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस वो लोग कहाँ पे एज लेते हैं, तो वो लोग एज लेते हैं ये क्वांट एप्टीट्यूड वाले में, ठीक है? उसके अलावा वो कहाँ पे ले पाएँगे? जनरल साइंस में। बट उनका वीकर पोर्शन होता है और इवन वो इग्नोर करके जाते हैं अराउंड ये 16 क्वेश्चंस, ये 15 क्वेश्चंस, मतलब ये 15 क्वेश्चंस अकाउंटिंग वाले, करंट अफेयर्स की ऑब्वियस सी बात है सबके 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है। तो इतना बड़ा मार्जिन जो होता है, अराउंड 46 क्वेश्चंस का, वो तो जीएस वाले छोड़ के जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो मैं कवर कर लूँगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ईपीएफओ की जो कट ऑफ्स जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। 300 में से अराउंड 210, 200, मतलब 2/3 तो आप मान के चलो कि इतना तो कट ऑफ जाता ही है इसका फॉर एपीएफसी, ठीक है? आप पिछले साल का देखोगे तो पिछले टाइम ईओ, एओ की भी वैकेंसीज़ आती थी, जो कि इस बार नहीं आई हैं। तो इससे वो कट ऑफ आपको थोड़ा-सा वेरी दिखेगा, बट एपीएफसी की इतनी ही जाती है अराउंड इसी रेंज में। तो आप इतने बड़े चंक्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। ठीक है? ये फैक्ट है। तो आपको क्या करना होगा? आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो इस तरीके की होनी चाहिए ना कि जो हेवी वेट्स हैं, पहले तो इनको ढूँढना है। आप कैसे देखोगे? पहले देखो ये ग्राफ है, ठीक है? ये 5 साल का ट्रेंड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या बदला है, किसकी कितनी ग्रोथ हुई है, किसका कम हुआ है वेटेज। सबसे बड़ी चीज़ लेबर लॉज़ एंड आईआर, ये तो ग्रो हुआ है। कि जैसे देखते हैं लेबर लॉस का, ठीक है? तो लेबर लॉस को अगर आप देखोगे तो ये 18% का ग्रोथ देख रहा है।
वहीं सोशल सिक्योरिटी में अराउंड आपका 5% का ग्रोथ हो रहा है, जीएस भी बढ़ रहा है 7%, फ्रीडम स्ट्रगल भी ग्रोथ हो रही है, क्वांट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई मेजर चंक ऑफ सिलेबस पॉइंट नहीं है जो कि कम हुआ हो, ठीक है? बस उसके जो किस स्पीड से उनकी वैल्यू बढ़ रही है, ये थोड़ा-सा वेरी करता है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम लोग इस ग्राफ की से कुछ लर्निंग्स लेंगे, तो क्या है कि लेबर लॉस के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई, ठीक है? इंग्लिश वैसा नहीं है कि आप थोड़े से नॉवेल्स पढ़े और आप जाके दे दोगे और आपका हो जाएगा, नहीं। इंग्लिश थोड़ा-सा टेक्निकल आता है, एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को भी अच्छे से देखने की ज़रूरत है, ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू गए और पीवाईक्यू पढ़ के आ गए और वही जाके कर देंगे, नहीं। पीवाईक्यूज़ नहीं रिपीट हो रहे हैं, ईपीएफओ की वैकेंसीज़ अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक था, थोड़े से उसके अंदर करंट अफेयर्स एंड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन्स थे, जो कि अभी हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है? तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कंप्यूटर नॉलेज की वैल्यू बढ़ रही है, फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ा-सा कम हुआ है, बट हाँ, इसको अभी हम लोग ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते कि नहीं अब इसकी वैल्यू कम ही हो गई है, क्योंकि ये अभी हम लोग 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये पैटर्न बदल भी जाए। ठीक है? तो अब इन पूरी एनालिसिस से हम लोग को क्या समझ में आया कि भाई जो भी यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की हम लोग स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जीएस मेरा तैयार है, फ्रॉम यूपीएससी, स्टेट पीसीसी या कहीं से भी, तो मेरा एपीएफसी तो सॉर्टेड है। नहीं है, ये कोई जर्नलिस्ट एग्ज़ाम नहीं है, इस बात को समझिए। इसके अपने वैल्यू पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर ये वेटेज देता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एंड उन्हीं में से ये सवाल पूछेगा, ठीक है? तो इसी बेसिस पे अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस एनालिसिस के बेसिस पे? तो देखा जाए, तो एक होता है जर्नलिस्ट का, ठीक है? और एक है कि हाँ भाई, अब तो आपको ये समझ में आया कि ये जर्नलिस्ट तरीके से तो काम नहीं चलने वाला, अब मुझे कुछ सब्जेक्ट में तो स्पेशलाइज़ करनी पड़ेगी, जो कि एग्ज़ाम की डिमांड है। वैकेंसी कम है, ठीक है? 1 लाख बच्चे के ऊपर तो भरेंगे ही फॉर्म, तो आप सोचो आप इसमें आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो? क्योंकि इसमें मेंस नहीं है। तो इसका एक एज तो है। अब आप ये सोचो कि आप इसका प्री निकाल लोगे तो आपको बस इंटरव्यू निकालना होगा। तो इस बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जर्नलिस्ट क्या सोचेगा? वो अभी भी इस एनालिसिस के बाद भी ये सोचेगा कि मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी में अच्छा 100% एक्यूरेसी के आस-पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है? एक्ट्स और सेक्शंस रट लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा लेबर कोड्स के एक्ट्स पढ़ लूँगा, सेक्शंस पढ़ लूँगा, रट लूँगा उनको, अच्छे से हो जाएगा। पीवाईक्यूज़ जो होगा वो बाद में पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज़ करूँगा और अकाउंटेंसी एंड लेबर लॉ सिंस ये तो न्यू सब्जेक्ट है, तो अब क्या होता है ना कि हर एस्पिरेंट का एक बबल होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। तो और वो नए सब्जेक्ट से बचते हैं, तो इसलिए वो क्या करेंगे जो ऑलरेडी नोन जीएस सब्जेक्ट्स हैं, उनको वो फॉलो करेंगे। एंड अकाउंटेंसी, लेबर लॉ इनको वो पुश कर देंगे। बट ये स्ट्रैटेजी ना उनको बैकफायर करेगी क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको नेक्स्ट टॉपिक्स दिखेंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो उसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? ठीक है? तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ठीक है? वो स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? सिंपल सी बात है कि आप स्टार्ट करो सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट से जिसमें आप अभी तक कुछ नहीं जानते, आपका नॉलेज बेस ज़ीरो है। ठीक है? उन क्वेश्चंस, उन टाइप ऑफ सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो जैसे लेबर लॉज़ हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है? जो कि एपीएफसी का कोर बनाते हैं। इनका लीगल फ्रेमवर्क समझिए, प्रिंसिपल्स समझिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चाहे लॉ हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ये रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। इसमें आपको प्रिंसिपल समझने होंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कौन-सा प्रिंसिपल कब काम आएगा, किस लिए वो पर्टिकुलर लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है, क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज़ कंटिन्यू डेली कवरेज करना पड़ेगा, ठीक है? आप जो भी कोर्स लो, जो भी चीज़ें लो, उसमें आपका कवरेज होना चाहिए पीवाईक्यूज़ का, क्योंकि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी ये एग्ज़ाम इर्रेगुलर है। तो इसके पैटर्न को समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज़ को तो समझना पड़ेगा ही। और अकाउंटेंसी को जल्दी ही डेडिकेटेड आप फ़ोकस तरीके से आप अप्रोच करो। अकाउंटेंसी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। जिनको कॉमर्स का कुछ नहीं पता, उनके लिए अकाउंटेंसी पढ़ना एंड समझना बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो इसलिए आपको ये फ़ोकस रखना पड़ेगा कि आप अकाउंटेंसी लेवल और उसको पहले ही टारगेट करो, ठीक है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि जीएस वाला जो पार्ट है ना, वो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड होगा अगर आप ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 2025 के आपके पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो होम रूल मूवमेंट को लेके पूछा है। यहाँ पे आपका एलिमिनेशन एंड बेसिक नॉलेज से हो जाता है सॉल्व। ये ब्लैक पगोड़ा कौन-सा है? इसके बारे में पूछा है। बेसिक एनसीईआरटीज़ एंड रिसोर्सेज़ जो सब कोई कवर करता है वो यहाँ पे सॉर्टेड है। ठीक है? उन सोर्सेज़ से आपके ये पोर्शन्स कवर हो जाएँगे। और देख लेते हैं, ये देखिए पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी का बस ये पूछ लिया कि कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को लेके पूछा है। ये ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो कि आपके दूसरे पोर्शन्स में कवर नहीं होंगे, आराम से कवर्ड है ये। देखिए ये जो स्टैंडर्ड जीएस सोर्सेज़ हैं वहाँ पे ये सॉर्टेड है। तो आपको ये समझ में आता है कि हमें उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है जिसमें हमारा स्टैंडर्ड नॉलेज 0 या निल है, ठीक है? क्योंकि ये स्पेशलाइज़्ड पेपर है। तो इस हिसाब से जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप लॉ में भी आप ये सोचते हो लॉ में या अकाउंटेंसी में मैं रट्टा मार लूँगा, ठीक है? जो कि जर्नलिस्ट स्ट्रैटेजी अभी सोच रहे होंगे आप लोग, वो ये है कि हाँ, ठीक है मैं रट्टा मार लूँगा। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है, ठीक है? ये एक क्वेश्चन आ गया। अब अगर आप रटोगे तो आपको ये पता है कौन सा बेसलाइन प्रोविज़न है, उसके साथ ही साथ आपको आइडिया होगा कि कौन से एक्सेप्शंस एक्सिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदर्स जो कि लॉ सोचता है। बट अगर वो थोड़ा-सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल दे दिया ना, तो यहाँ पे आप फँस जाओगे। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा कि आप कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है? वहीं पे अगर आप थोड़ा-सा रीज़निंग वाला अप्रोच करोगे, यानी कि लॉ को एक चीज़ कहता है लॉ इज़ रीज़न, ठीक है? लॉजिक। तो अगर आप उसके अंडर
जो उस लॉ के पीछे जो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि लीगल रीजनिंग है, उसको आप समझ जाते हो, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर लॉ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को किस वे में अप्रोच करेगा। तो अगर आपको उसकी अप्रोच क्लियर हो गई, तो फिर कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो या उसके साथ ही साथ कोई भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो ना, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो आपका जो भी फ़ोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस, लीगल रीज़निंग, जो भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको अच्छे से समझो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है, ये पीवाईक्यूज़ हैं ईपीएफओ के, ठीक है? ईपीएफओ के पीवाईक्यूज़ हैं ये, कब के? 2025 के, ठीक है? इसमें आप क्वेश्चन देखो एक बार, कि भाई ये देखिए, आप पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये मिस्टर एक्स हैं, ये इतना अमाउंट ऑफ वेजेस पर मंथ अर्न करते हैं, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। आप कैसे समझोगे? ठीक है, आप रट के गए हो, बट आप इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे? आप अगर थोड़ी-सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो। सेम उसी तरीके से ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का है। इस बार तो अब वैसे भी क्लियर हो गया कि कोर्ट्स ही आएँगे, लॉज़ नहीं आएँगे, और फिर भी कोर्ट्स में ही ये पर्टिकुलर लॉज़ को मिक्स किया गया है, या उसी में इनकी आइडेंटिटी को असिमिलेट कर लिया गया है, ठीक है? तो इसके पीछे का आपको रीज़निंग तो पता होना चाहिए। तो ये सब देखिए, ये क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, रादर देन रट्टाफिकेशन। तो आपकी जो भी तैयारी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इन ट्यून होनी चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके। ठीक है? अब देखिए, जैसे ये मैथ्स वाला पार्ट है, तो इसमें तो ये आपका प्रोबेबिलिटी, रेशियो, ये सारी चीज़ों को डील करता है, जो कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी करते हैं। ये देखिए, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए पूरा ही प्रॉपर पूछ लिया कि कौन-सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कब यूज़ होगा, ओमिशन कब यूज़ होगा, कमीशन का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे इनको सॉल्व कर पाओगे? ठीक है? तो आपका मेन फोकस रादर देन रट्टाफिकेशन ये होना चाहिए कि आप अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझो। अब आप कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से कॉमन ट्रैप्स हैं, जो आप इतने बड़े डिस्कशन से अभी तक समझ पाए हो। वो ये है, तैयारी नहीं करनी है, ये कोई जीएस ओरिएंटेड पेपर नहीं है। ये पेपर ओरिएंटेड है फॉर स्पेशलिस्ट, ठीक है? तो आपकी तैयारी भी उसी कैटेगरी की होनी चाहिए। उसके बाद आपको अकाउंटेंसी को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा-सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, बट आप कर लोगे, ठीक है? तो आपको फोकस रखना है कि आप अकाउंटेंसी को फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप सिर्फ लेक्चर्स मत देखो, ठीक है? क्योंकि सिंस कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू है, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको उसके एप्लीकेशन को लेके, कि जो आपने सीखा आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है? उसके अलावा लेबर लॉ को लास्ट मंथ के लिए मत छोड़िए। फर्स्ट मंथ से लेबर लॉ प्लस अकाउंटेंसी, इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें नहीं होगी, तो इसलिए आपको अच्छे से इनको पढ़ के कवर करना पड़ेगा। उसके बाद पीडीएफ्स मत रखिए, सिर्फ पीडीएफ्स रखने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस देख लेंगे, सिर्फ पीडीएफ्स देख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको एप्लीकेशन करना है, आपको सीखना है, आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज़ करना है, अपने गैप्स को फुलफिल करना पड़ेगा आपको। टेस्टिंग को पोस्टपोन मत कीजिए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, एमसीक्यूज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, जो भी आपको मिल पा रहा है जिस भी तरीके से, आप उन बेसिस पे अपनी टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन-सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि ये हमारी 80 डे प्रायोरिटी फिलॉसफी है क्या? सबसे बड़ी चीज़, अगर आप सारे फेस्टिवल्स एंड ऑल हेल्थ इश्यूज़ सबको हटा दोगे, तो आपके पास यही 80 दिन बचे हैं, ठीक है? अब इस 80 दिन में आपको 80 सीट्स पे कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? तो ये फिलॉसफी ही आपकी हेल्प करेगी। यही मेन कोर स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली चीज़, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जितना उसका वेटेज रहा है, वेटेज अभी हम लोगों ने डील कर लिया, उसके साथ ही साथ कितना स्पेशलाइजेशन की नीड है। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मैं उतना ही टाइम दूंगा, मैं उसमें एकदम इन डेप्थ जाके पीएचडी नहीं होल्ड करने लगूंगा, ठीक है? तो कितनी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस एपीएफसी पूछ रहा है, यानी कि ईपीएफओ पूछ रहा है एपीएफसी एग्जाम में, उसके साथ ही साथ उसका पर्टिकुलर कितना हिस्टोरिकल वेटेज है, ये आपको सोच के उतना आप उसको टाइम अलोकेट करोगे, ठीक है? इस बेसिस पे, जो कि हम लोगों ने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 2 कैटेगरी में हम लोग सब्जेक्ट्स को बाँध सकते हैं, ठीक है? पहला, हाई प्रायोरिटी में आपको एपीएससी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा। ऐसे सब्जेक्ट जो कि एपीएससी सेंट्रिक हैं, यानी कि लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है? जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, एक कमांड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद तो लोअर प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको स्किप कर दोगे, एकदम नहीं, स्किप एकदम नहीं करना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस बेसिस पे कितना आपको आता है, कितनी उसकी नीड है, उस हिसाब से आप उसको टाइम अलोकेट करोगे। पूरा सिलेबस कवर करना है, उस जुमले में नहीं फँसना है कि हाँ, पीवाईक्यू में इतना ही डेप्थ कवर्ड है, तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू ओरिएंटेड नोट्स पढ़ लूँगा, पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्लासेस पढ़ लूँगा, ऐसे क्लासेस देख लूँगा जिसमें से पीवाईक्यू सॉल्व्ड है एंड मेरा हो जाएगा। नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत रूथलेस है, एपीएफसी में क्वेश्चन पूछने के बहुत स्कोप है, स्पेशली इन द केस ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ों को लेके, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है? तो अब आप कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूँ, मेरा जैसे जीएस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो मेरा फोकस क्या होगा? अकाउंटेंसी, मान लीजिए, ठीक है? तो अब अकाउंटेंसी को मैं कैसे कवर करना है? मुझे ये सोच के चलना है कि मुझे 0 टू 100 कवरेज रखना है, ठीक है? उसके बाद ही क्या करना है कि जो भी मुझे कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? जो कि अकाउंटेंसी को गवर्न करते हैं, पहले मुझे उनको समझना है। समझ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करूँगा? एमसीक्यूज़ को, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, हमारी भी टेस्ट सीरीज़ है। सभी प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस के बाद क्या करना है हम लोग को? सॉल्व पीवाईक्यूज़, ठीक है? यानी कि पीवाईक्यू आपका बेस बनेगा। पीवाईक्यू का ये जो नॉलेज है ना, ये आपका बेस बनेगा, जिसके ऊपर आप बाकी अपने जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है
उसको बिल्ड करोगे। तो पीवाईक्यूज आपको कवर करने हैं, बट सिर्फ पीवाईक्यूज कवर नहीं करने। उसके बाद फिर से टेस्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, उसमें अपनी गलतियों को आपको समझना होगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया, 120 क्वेश्चन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई, नॉलेज गैप्स होंगे। इनिशियल टाइम में आपका नॉलेज गैप ही होगा जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा आपकी गलतियों को, है उसको अच्छे से। उसके साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा इन चीजों को लेके कि इसमें जो आप एमसीक्यू को अप्रोच करोगे, आपका सीक्वेंसिंग क्या होगा, किस वे में आप एक पर्टिकुलर एमसीक्यू को इंटरप्रेट करोगे, ये सारी चीजें आपको रीइन्वेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जीएस वाला स्टाइल लेके मत चलिएगा, सिर्फ वो वाला स्टाइल सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को लेके आप लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिर आपको कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको फाइनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 0 to 100 कवरेज हो पाएगी, ठीक है। अब क्या है कि करंट अफेयर्स को आपको लास्ट के 15 दिन में नहीं पुश करना है, ये पैरेलल चलेगा, ठीक है। यानी कि अब मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो 1 सितंबर से तैयारी, तो जो भी आपका ये तैयारी का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पीछे जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आप जनवरी से ही स्टार्ट कर दोगे अराउंड इसका कवरेज, ठीक है, जो भी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है। वहां से आप स्टार्ट करते चलोगे, तो ऐसे क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे जैसे पेपर करीब आएगा, दिन करीब आएगा, वैसे वैसे आपका कवरेज होता जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स को हमेशा पैरेलल में लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2025 का जो पीवाईक्यूज थे, वो काफी इन डेप्थ थे ऑफ करंट अफेयर्स। तो आप ये सिर्फ ये मान के नहीं चल सकते कि वन लाइनर पढ़ के चला जाऊंगा एंड मेरा कवरेज हो जाएगा, नहीं। उसके बाद क्या करना है कि अब ये रोड मैप, ये 80 दिन का रोड मैप क्या होना चाहिए प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, अब कौन सा टाइम टेबल है, कौन सा आपका फेज वाइज मैनर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले चीज 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक मान लीजिए आपका ये है, तो लेबर लॉज, लेबर कोर्स, इनसे आप स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज आपको इनको समझना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको इनको रिवाइज बहुत करना पड़ेगा, तीसरी चीज आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस में आप गलती बहुत करोगे, तो इसलिए आपको अर्लीस्ट इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जल्द से जल्द इनको आप स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें डिले करोगे तो प्रॉब्लम देगा। उसके बाद क्या, फेज 2 में तुरंत आप स्टार्ट कर दीजिए इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे लॉ का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही पैरेलली इंश्योरेंस के से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो भी डेवलप होते हैं, एंड उनसे इंश्योरेंस सेक्टर भी डेवलप होता है, ठीक है। फिर सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे क्या होगा, एक पूरा ब्लॉक आपका यहाँ तक इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये आपका कवर हो जाएगा 30 दिन में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर हो गया, स्कीम्स कवर हो गई, इंश्योरेंस कवर हो गया, लेबर लॉस कवर हो गया, ये सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को उठा के लेके चलना है जिनको लेके आप अनकंफर्टेबल हो एंड इनका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है। तो अब लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो भी स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अब नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, जीएस हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग मान के चलते हैं। मान लो नहीं भी स्ट्रॉन्ग है, कि अब हम लोग को थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत होगी, तो हम लोग इसको अक्टूबर के मिड तक इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिड अक्टूबर से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ये दोनों साथ में ही चलते हैं, सब कुछ साथ में पढ़ता है। ऑडिटिंग कंपैरेटिवली छोटा पार्ट है, अकाउंटेंसी ज्यादा बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा खासा इनको टाइम दे, इसकी अंडरस्टैंडिंग करें, साथ ही साथ पैरेलल में रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने पुराने फेज में पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, चाहे लेबर लॉज हुआ, चाहे जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, अब आप इसको पैरेलल में लेते चलोगे। उसके साथ ही साथ नई चीजों को भी आप सीखते चलोगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेस्टिंग जरूर करें, वरना आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी का आपने तुरंत पीवाईक्यू लगा लिया, प्लस कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगा लिया। इससे आपका पूरा होलिस्टिक कवरेज साथ ही में हो जाएगा। अब क्या है, लास्ट पार्ट जो आता है हमारा फेज 7 to 9 तक, तो अब आपको क्या करना है कि अराउंड 22 नवंबर का आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 1 महीने के आसपास तो अराउंड आप रिवीजन करोगे, ठीक है। टेस्ट लगाओगे, कुछ नॉलेज गैप्स होंगे उनको भरोगे, एग्जाम के पास आते आते तक हो सकता है आप नहीं पढ़ो, और भी एग्जाम्स होंगे, तो उन सारी चीजों को लेते हुए आपको 22 नवंबर का तो टारगेट लेके चलना है। अब आप क्या करोगे, इसमें क्वांट, स्टैट्स, ये सारी चीजों को जो भी जनरल मेंटल एप्टीट्यूड है उनको आप कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश वाले पार्ट को कवर करोगे। इंग्लिश के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ले सकते हो, रेन एंड मार्टिन, वोकैबुलरी वाला पार्ट, पीवाईक्यूज को लेके, प्लस सीडीएस सीएपीएफ के पीवाईक्यूज, इन सारी चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। और इन्हीं के लाइंस पे आपको प्रिपरेशन अपनी रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस थोड़ा-सा ना डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके साथ ही साथ इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी लेवल ऑफ डेप्थ पे जा सकता है। तो ठीक है, तो आप जो सबसे लो वैल्यू वाला क्वेश्चन्स है, जिसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा अगर आप इनपुट दोगे ना, तो भी शायद आपको उतना रिटर्न ना मिले, इसलिए आप उसको लास्ट में एंड करोगे, ठीक है? एंड आपका 22 नवंबर के टारगेट के साथ आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया। अब आप पैरेलल में रिवीजन कर रहे थे, तो आपका रिवीजन भी एक बार हो चुका है, तो सेकंड रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो इन द रिमेनिंग 1 मंथ पीरियड, ठीक है? अब तो आपका ये चीज़ें कवर हो गई, ठीक है? अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी आप देखोगे ना, तो अगर आप यूट्यूब खोलोगे, इंस्टा खोलोगे, तो आपको क्या मिला कि हाँ भाई, एपीएससी का वैकेंसी निकला है, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, इतने पर्क्स होते हैं, इतने बेनिफिट्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है। तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें, बट इसमें क्या होगा ना, ये बहुत सारी नॉइज़ है, ठीक है? अब इस नॉइज़ में आप खो जाओगे। तो इसमें आप खो नहीं, और आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सआईएस ने अपना एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक ईपीएफओ एपीएससी कम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है? इसमें क्या है, आपको पूरा स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मिल जाएगा, सारी ही चीज़ें
कवरेज आपकी पूरी सिलेबस की कवरेज होगी, ठीक है? उसके साथ ही साथ जो भी मेंटरशिप वाली चीज़ें होंगी, वो आपको टेलीग्राम आईडी के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है? उसके अलावा क्या चीज़ें हैं, जो भी आपको टेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है? जिसमें आपको टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए एक अलग कोर्स है हमारा, एक्सरसाइज टेस्ट सीरीज़ करके, वो आपको अराउंड 1400 का पड़ता है, ठीक है? इसमें अराउंड आपको 20 सेक्शनल प्लस एफएलटीज़ मिल जाएँगे। ठीक है? तो ये आपको सेक्शनल प्लस एफएलटीज़ आपको मिल जाएँगे 1400 में। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं ये टेस्ट सीरीज़ भी मुझे चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी चाहिए, तो आप ये कॉम्बो ले सकते हो, इसमें आपको इंटीग्रेटेड 3699 के आस-पास आपको मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा क्या-क्या? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, पूरा आपका होलिस्टिक सिलेबस कवरेज होगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बस जीएस वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया या सिर्फ एपीएससी वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया या अलग-अलग मॉड्यूल में निकाल दिया, नहीं। पूरा आपका कवरेज इसी पर्टिकुलर कोर्स में होगा, बेस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट है ये। उसके साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का कवरेज भी पैरेलल में चलता रहेगा। उसके अलावा लेवल लॉ का जो भी कवरेज है, जैसे कि जीएस का है, वो स्टार्टिंग से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि हम लोग लेट तक लटकाए हुए हैं या पर्टिकुलर लॉ का दे दिए नोट्स, वो 400 प्लस पन्ने में चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? फैकल्टी सब सारे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स ही रहेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, निकाला है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, उतना ही मटेरियल आपको दिया जाएगा जिसमें से डायरेक्ट हिट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बहुत सारा पेजेस दे दें, बहुत सारा मटेरियल दे दें और फिर हम लोग ये करें कि हम आपसे पीएचडी करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जितना एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होगा उतना ही आपको दिया जाएगा। जितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा उतना ही आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो अब आप पूछोगे कि इसमें मुझे और क्या-क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, ये रिकॉर्डेड होंगी, लाइव नहीं होंगी। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास लूँगा, तो उसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है? वो दोनों ही बच्चे अलग-अलग लेवल ऑफ नॉलेज के हैं अभी। हो सकता है कोई बिगिनर है, कोई वेटरन है। तो जो बिगिनर के सवाल होंगे, उससे वेटरन का जो टाइम होगा, वो वेस्ट होगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं एंड अगर आपको कोई डाउट्स होते हो, तो आप टेलीग्राम पे हम लोग को दे देते हो एंड हम लोग उन चीज़ों का आंसर कर देते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है? तो इससे क्या होता है, सबका टाइम बचा रहता है एंड कोर्स कंप्लीशन हो जाता है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं। उसके साथ ही साथ आपको कंसाइज़ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के आपको नोट्स प्लस लेक्चर्स मिल जाएँगे, मेंटरशिप एंड डाउट सपोर्ट आपको मिल जाएगा हर स्टेप पे। ठीक है? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के शेड्यूल की बात, तो अब देखते हैं ईपीएफओ कोर्स शेड्यूल को लेके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर लॉ से एंड सितंबर एंड तक इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इन 4 मेजर ब्लॉक्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जीएस वाले पोर्शन को सॉर्ट करेंगे ताकि आपको एक गैप मिल जाए बिटवीन एपीएससी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है? जैसे कि एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया। तो इसके बीच में आपका जीएस वाला पार्ट हो जाएगा ताकि एक मोनोटोनी ना हो। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को हम लोग कवर करेंगे। इन सारे सब्जेक्ट में हम लोग उतना कवर करेंगे जिससे आपका ईपीएफओ, एपीएफसी के एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है? ये फोकस रहेगा। फिर जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफ द कोर्स हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी होगी, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको एंड पे करेंगे एंड फाइनल डेट ऑफ कंप्लीशन हमारा रहेगा 22 नवंबर। ठीक है? इस दिन तक हम लोग अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, रैप अप कर देंगे। इसमें क्या होगा, एक 20 डे का ब्लॉक हम लोग दे रहे हैं लेबर लॉज़, लेबर कोर्स को, उसके साथ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये भी सीक्वेंशियली कवर किए जा रहे हैं। 22 डे नवंबर जो है वो आपका डेट है कंप्लीशन है। हम लोग यही सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है? इन आवर कोर्स, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमारे ही कोर्स ले लो, एक बार आप एक्सप्लोर करो इन सारी चीज़ों को। आपको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। आप उन जुमलों में मत फँसिएगा कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड नोट्स हैं, उसको मैं पढ़ लूँगा। पीवाईक्यूज़ डायरेक्टली रिपीट नहीं करेंगे, एक अलग लेवल ऑफ डेप्थ की आपको ज़रूरत है, इसको जीएस पेपर्स की तरह अप्रोच मत करें, ठीक है? उस अगर मुझे ये 80 डेज़ की जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, अगर मुझे उसे समराइज़ करना होगा, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़, मैं इसे जीएस ओरिएंटेड पेपर देखना बंद करूँगा। मेरा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं स्पेशलाइज़्ड एपीएससी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ग्रेजुएट्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लेवल पे मैं पहुँच पाऊँ। उसके अलावा मुझे लीगल रीज़निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। यही सेम जो स्ट्रैटेजी होगी, ये सारे सब्जेक्ट्स में होंगी, चाहे वो अकाउंटिंग हुआ, ऑडिटिंग हुआ, सोशल सिक्योरिटी हुआ, इंश्योरेंस हुआ, इन सब के बारे में मुझे अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए एंड मैं अपने एंड से आपको यही चीज़ कहूँगा कि आप 80 डेज़ का ही टारगेट लेके चलना, क्योंकि भले दिन ज़्यादा हो, बट आपको जो भी अनइवेंचुअल चीज़ें होती है, उनको भी कैटर करके चलना पड़ेगा, उनको भी अकाउंट करके अपने प्लान को बनाना पड़ेगा। इससे बेस्ट आप यही रहेगा कि आप 80 डेज़ में इस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करने का टारगेट बना के रखिए। इन द मीन टाइम, अगर आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, तो ज़रूर आप हमारा कोर्स ईपीएफओ, एपीएफसी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की इस लेवल पे होनी चाहिए कि वो क्या पूछता है, एग्ज़ाम की नीड क्या है, उसको आप एड्रेस कर पाओ, ना कि आप जो सोचते हो कि एग्ज़ाम। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।